हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो आप लगातार फिजिक्स क्लास देख रहे हो। फिजिक्स में तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मानक प्रतिरोध। मानक प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, एक ताराबद्ध प्रतिरोध, दूसरा कार्बन प्रतिरोध। तो ताराबद्ध में आपको बताया होगा, ये तार से बने होते हैं, कार्बन वाले कार्बन से बने होते हैं। ये तार वालों का इनका मान 1 ओम से कुछ 100 ओम तक होता है, और कार्बन प्रतिरोध में इनका मान 1 ओम से कुछ अंश तक यानी अल्पांश में होता है। ताराबद्ध भारी होते हैं और कार्बन वाले हल्के होते हैं। ताराबद्ध महंगे होते हैं और ये सस्ते होते हैं। ताराबद्ध असुविधाजनक होते हैं जबकि ये सुविधाजनक होते हैं। अब हम कार्बन प्रतिरोध पढ़ेंगे। क्या? कार्बन प्रतिरोध। तो देखना किस प्रकार है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध, ये पट्टियां सदैव लेफ्ट से राइट तक, यानी ये वर्णों में या वर्ण कोड, प्रतिरोध का वर्ण कोड के रूप में भी लिया जाता है। किस प्रकार है वर्ण कोड देखना आप, और किस प्रकार पट्टियों में पाया जाता है, बनावट देख लेना। ये इस प्रकार वर्ण कोड के रूप में पाया जाता है। तो देखना किस प्रकार। ये अलग अलग प्रकार की रंगीन पट्टियां होती है। क्या होती है? रंगीन पट्टियां होती है। फिर इसमें देखना क्या क्या है। उच्च मान के प्रतिरोध विभिन्न विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रयुक्त होते हैं। ये कोड वलय या पट्टियों के समूह में छपे होते हैं। इन वर्ण पट्टियों का मान ज्ञात कर हम प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। कार्बन प्रतिरोधों को सामान्य चार रंगीन वलय या पट्टियों एबीसीडी के रूप में, चार रंगीन ए बी सी डी के रूप में दर्शाया गया है। चार रंगीन पट्टियों के रूप में या चार वलियों के रूप में दर्शाया गया है। फिर है वर्ण कोड ए तथा बी पट्टियां। ए और बी प्रतिरोध के प्रथम दो सार्थक अंकों को व्यक्त करती है। ए और बी है वो प्रथम दो सार्थक अंकों को व्यक्तित करती है या व्यतीत करती है ओम में। फिर वर्ण कोड है सी। सी दशम गुणक देता है, अर्थात शून्यों की संख्या ए और बी के सार्थक अंकों के पश्चात आती है। डी है वर्ण कोड, त्रुटि के प्रतिशत में व्यक्त करता है। सोने के लिए त्रुटि ±5 है, चांदी के लिए ±10 है, और केवल तीन ही बैंड है कार्बन प्रतिरोध में दिए गए हैं। तब तक ये प्रतिरोध या 20% त्रुटि व्यक्त करता है। आर बराबर, इसका एक फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू ए बी इंटू सी ±D%। कुछ इस प्रकार है। अब है पट्टियां सदैव लेफ्ट से राइट तक गिनी जाती है। प्रथम दो पट्टियां सार्थक अंकों को, तीसरी पट्टी गुणांक को, और चौथी पट्टी है वो सहजता को प्रदर्शित करती है। अब इनमें टोटल कुछ रंग व्यक्त होते हैं। कौन कौन सा होता है, जो भी होता है आप देखना, मैं सारणी के रूप में बताऊंगा आपको कि किस प्रकार रंग होते हैं। इनमें पहले तो क्या है, याद रखने योग्य प्रथम शब्द। रंग का क्या है? प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द। फिर उसके बाद क्या है? वर्ण। फिर क्या है? फिर गुणांक है। डायरेक्ट आप लिखो गुणांक, सारणी दे रखी है वैसे तो आपके। फिर क्या क्या है याद रखने के लिए? पहला क्यों बी, फिर बी, फिर उसके बाद क्या है? आर, फिर ओ, फिर वाई, फिर जी, बी, वी, फिर जी, डब्लू। ये कुछ रंग दे रखे हैं। 10 रंग है टोटल। फिर इसका मतलब होता है काला, इसका भूरा, इसका लाल, इसका नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर पीला, हरा, नीला, नीला, वोलेट यानी बैंगनी, नीले के बाद बैंगनी, बैंगनी के बाद कौन सा है? बैंगनी के बाद सलेटी, सलेट, सलेटी, सिलेटी, या फिर उसके बाद है सफेद। ये कुछ इस प्रकार के रंग दे रखे हैं 10, और इनके गुणांक है। इसका मान होता है 10⁻0 यानी 1। किसके बराबर होगा? 10⁻1 के। फिर 10⁻2,
फिर 10⁻3, फिर 10⁻4, फिर 10⁻5, फिर 10⁻6, फिर 10⁻7, फिर 10⁻8 और फिर 10⁻9 तक दे देते हैं टोटल, 10⁻9 तक। तो कुछ इस प्रकार इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध का क्रमशः लाल, हरे व बैंगनी रंग के 3 पट्टियां दर्शाई गई। कौन कौन से? लाल, बैंगनी यानी हरे, नील यानी लाल, हरे व बैंगनी 3 पट्टियां दर्शाई गई है। तो कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा? लाल, लाल कितने नंबर पर आता है? या लाल के लिए 2 और 5 इंटू 10⁻7 ±20%। कुछ इस प्रकार आंसर आएगा। ए कार्बन प्रतिरोध का मान 38 इंटू 10⁻6 ±5 है, तो ये नीला होगा। फिर चालकत, फिर कोई क्वेश्चन दे रखा है आगे, फिर इसके बाद आता है प्रतिरोध ऊर्जा या विद्युत शक्ति। इसके बाद क्या आता है? कार्बन प्रतिरोध के बाद प्रतिरोध ऊर्जा और विद्युत शक्ति। तो आगे देखना, प्रतिरोध ऊर्जा है और विद्युत शक्ति किस प्रकार है। ये कार्बन प्रतिरोध से 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप परीक्षा की दृष्टि से। लास्ट में बताना आपको जब फिजिक्स की परीक्षा हो तो कि किस प्रकार क्या क्या कुछ कुछ जितने पार्ट हो रहे हैं उतने में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर दूसरा है विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा W व विद्युत शक्ति। तो देखना, परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। W इजिकल टू I स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी या वी आई टी या V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, इस प्रकार लिया जा सकता है। यहाँ पर W कार्य है, I प्रवाहित धारा है, R प्रतिरोध है, T समय है और V विभवांतर है। फिर ऊष्मा H बराबर, ऊष्मा H बराबर क्या लिया जाएगा? I स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी वी आई टी और V स्क्वायर R इंटू टी, इस प्रकार लिया जाएगा। फिर होती है शक्ति, क्या होती है? शक्ति क्या होती है? W अपॉन टी, क्या होती है? W अपॉन टी, किया गया कार्य अपॉन टी। तो आपने देखा होगा आई स्क्वायर आर टी है अपॉन टी, तो टी से टी काट दिया जाएगा, क्या आएगी शक्ति? V स्क्वायर अपॉन आर। फिर वी आई टी है, वी आई टी अपॉन टी, तो टी से टी काट दिया जाएगा तो वी आई बचेगा। फिर लास्ट वाला है V स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन टी, तो V स्क्वायर टी से टी चला गया, V स्क्वायर अपॉन आर। इस प्रकार कुछ शक्ति का मान आ जाएगा। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, CGS मात्रक अर्ग होता है, अन्य मात्रक किलोवाट घंटा होता है। फिर 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा। तो देखना किस प्रकार कितने कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट को वाट में बदलने के लिए 10⁻3 इंटू 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 क्या होते हैं? सेकंड में बदलना है हमें। तो कुछ इस प्रकार आएगा। फिर इसको चेंज करने पर 2 जीरो तो ये और 3 ये, 10⁻5 तो डायरेक्ट हुआ और 36, 36 इंटू 10⁻5, पॉइंट को एक संख्या के बाद में लाना है तो पावर यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होगा। फिर आती है विद्युत शक्ति। बैटरी द्वारा कार्य करने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति अभी बताया था, P बराबर W अपॉन T। फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे देखते हैं शक्ति में क्या, dW अपॉन dt, dW अपॉन dt या डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। फिर इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है शक्ति का मात्रक। और 1 HP बराबर 746 वोट, 1 HP हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746। ये भी सवाल 2-3 बार पूछा गया है। 746 वाट के बराबर होती है। विद्युत खर्च निकालने के लिए क्या निकालना हो? विद्युत खर्च। तो किस प्रकार निकालोगे? विद्युत खर्च इज इक्वल टू किलोवाट घंटा, किलोवाट इंटू घंटा, किलोवाट इंटू और यानी घंटा, इस प्रकार निकाल सकते हो। यूनिट बराबर क्या होगा? वाट इंटू घंटा बटे हुए 1000, वाट इंटू घंटा बटे हुए 1000।
छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा। फिर इसके बाद आते हैं सेल पर। इसके बाद किस पर आ जाते हैं? इसके बाद आते हैं सेल पर। तो सेल का क्या होता है, देखो देखें। सेल के अंदर धारा प्रवाह में रुकावट डालने वाले कारक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल में के अंदर रुकावट डालने वाले कारक क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो देखना सेल का किस प्रकार सेल में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या होता है, जो भी है। देखते देखें। ये कोई पात्र है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे। इलेक्ट्रोडों को बैटरी से कनेक्ट करना है। किससे? बैटरी से। बैटरी से कनेक्ट करते ही यहाँ पर कोई आई धारा प्रवाहित हो रही। ये कोई प्लस एनोड, ये है कैथोड। एनोड, ये क्या है? कैथोड। यहाँ पर माइनस का वी है, ऋण आवेश। तो सेल के अंदर धारा प्रवाह में रुकावट डालने वाले कारक क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहलाएगा? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध आर को प्रभावित करने वाले कारक पहला है टर्मिनलों के मध्य की दूरी। दोनों के मध्य की दूरी। पहले आता है टर्मिनलों टर्मिनलों के बीच की दूरी, मध्य दूरी। पहले टर्मिनलों के बीच की दूरी। दूसरा क्या आता है? दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, दूरी कम करने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान भी कम होगा। इलेक्ट्रोडों के काट का क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोडों इलेक्ट्रोडों के काट का क्षेत्रफल। काट का क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोडों के काट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल कम करने पर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा। सांद्रता पर। फिर तीसरा विलयन की सांद्रता पर। तीसरा किस पर निर्भर करता है? सांद्रता पर। फिर चौथा ताप पर। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ताप कम करने पर प्रतिरोध भी कम होगा। फिर उसके बाद सेल का प्रतीक। सेल का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सेल का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये विद्युत क्षेत्र, ये आर। अब इसके आगे आती है परिभाषा। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे तो उसे क्या कहते हैं? सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन सी युक्ति काम में ली जाती? सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित। आपने देखा होगा बैटरी में सेल लगे होते हैं, पहले बैटरी से सेलों को चार्ज किया जाता है, यानी विद्युत से सेलों को चार्ज किया जाता है, फिर उसका अलग अलग प्रयोग है। मान लो वॉच में किया जाता है टाइम देखने के लिए, और बैटरी जलाने के लिए टॉर्च के रूप में भी किया जा सकता है। सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल क्या होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? प्राथमिक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। दूसरा कौन सा होता है? द्वितीयक। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल एक बार डिस्चार्ज होने पर वापस चार्ज नहीं होती। समझ में आ रहा है? एक बार डिस्चार्ज होने पर वापस चार्ज नहीं किया, और इनको चार्ज चार्ज करने के पश्चात चार्ज भी किया जा सकता है और वापस डिस्चार्ज भी हो जाता है, वापस चार्ज कर लिया जाता है। समझ में आ रहा है? चार्ज है, डिस्चार्ज कर वापस चार्ज भी किया जा सकता है। इनका उदाहरण है लोकलांसी सेल। इनमें कौन से उदाहरण आते हैं? लोकलांसी सेल, लेकलांसी सेल। दूसरा कौन सा आता है? डेनियल सेल, कैडमियम सेल। डेनियल सेल, कैडमियम कैडमियम सेल आदि कुछ। फिर उसमें क्या आता है? इसमें शीशा संचयी सभी सेल, शीशा संचयक सभी सेल आते हैं। फिर इसके आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होता है। इसके आंतरिक प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध का मान इसके आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होता है, यानी आर का मान अधिक होता है।
और उसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है, इसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है, प्रतिरोध का मान कम होता है। तो समझ चुके हो। फिर आपको क्या बताया जाए, दोनों ही सेल यानी लोकलांसी सेल की बनावट बता दी जाए, और उसके बाद क्या डेनियल सेल बता दिया जाए। तो लोकलांसी सेल देख लेना आप, शॉर्ट में ही बना रहा हूँ। लोकलांसी सेल ये धन सिरा होता है, ये क्या होता है, धन सिरा। ये जिंक धातु की कोई छड़ होती है, ये क्या जिंक की छड़। फिर क्या होता है, यहाँ पर NH4Cl, NH4Cl बड़ा होता है, प्लास्टिक या कार्बन का पार्ट भी होता है, कार्बन पार्ट। E बराबर 1.5 वोल्ट होता है। फिर डेनियल सेल की बात कर ली जाए, तो डेनियल सेल में क्या जेड जिंक धातु की छड़ होती है, H2SO4 का विलयन और CuSO4 का विलयन होता है, तांबे का पात्र होता है और ई का मान 1.08 होता है। अब इसके बाद आता है विद्युत वाहक बल, सेल का क्या, विद्युत वाहक बल। संपूर्ण परिपथ में संपूर्ण परिपथ में इकाई आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई आवश्यक ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल या EMF कहते हैं। समझ में आ रहा है, सेल का विद्युत वाहक बल या EMF कहते हैं। जब सेल तुल्य प्रतिरोध में होता है अर्थात सेल से धारा नहीं ली जाती है, तब दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या है, संपूर्ण परिपथ में इकाई आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई आवश्यक ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर उसके बाद आती है टर्मिनल वोल्टता। EMF के बाद क्या आती है, EMF के बाद टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता। समझ में आया, टर्मिनल वोल्टता। देखना देखे टर्मिनल, जब सेल से धारा ली जाती है तब दोनों टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। दूसरी परिभाषा देखो, विद्युत परिपथ के किसी विशिष्ट हिस्से में इकाई आवेश के प्रवाह हेतु सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा को ही सेल का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर धारा तथा उस भाग के प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, V बराबर IR। फिर अब आप देख लेना क्या, डिस्चार्ज सेल में क्या होता है, ये माइनस वाला सिरा होगा, यानी ये माइनस वाला सिरा होगा, तो ये प्लस वाला होगा, यहाँ पर कोई प्रतिरोध होगा R, तो A से B, तो क्या होगा, A से B की तरफ होगा। और अगर चार्ज सेल है तो S यानी B से A की तरफ, और इसमें क्या होगा, इसमें चार्ज सेल में R है माइनस प्लस, तो इसकी तरफ होगा A से B की तरफ, इसमें B से A की तरफ होगा। फिर उसके बाद सेलों के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। फिर आता है किरचॉफ का नियम। फिर क्या आता है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम को संधि का नियम भी कहते हैं, या किरचॉफ का प्रथम नियम भी कह सकते हैं, जिसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। इसके बाद आता है किरचॉफ का प्रथम नियम। बहुत अच्छा है, परीक्षा की दृष्टि से आया हुआ है, कई बार परीक्षा में और भी आ सकता है, आएगा, आ सकता क्या है, इम्पोर्टेंट लगा के रखना। किरचॉफ के दो नियम है, पक्का कन्फर्म, चाहे अथवा में भी आए, पक्का ही आएगा। देखना देखे क्या क्या है, जो भी है। किरचॉफ का प्रथम नियम संधि का नियम भी कहते हैं, या आवेश संरक्षण का किरचॉफ किरचॉफ का प्रथम नियम, प्रथम, जिसे दूसरे नाम आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, आवेश संरक्षण भी कहते हैं, या फिर संधि का नियम भी कहते हैं। तो इसके नियम के बारे में सुनो। इस नियम के अनुसार संधि या धारा का नियम KCL भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसके अनुसार संधि पर संधि पर मिलने वाली
समस्त धाराओं का समस्त धाराओं का धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या शून्य। तो देखना किस प्रकार होगा। मान लो ये कोई संधि दे रखी है, ये है I1, ये होगी I3, ये होगी I2 और ये होगी I4। तो किस प्रकार बीजगणितीय योग संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किस प्रकार होता है। ये आने वाली धाराओं बराबर जाने वाली धाराओं के बराबर होगा। तो आपको देखते हैं कि ये भी इस तरफ जा रही है I1 और ये तीनों की दिशा एक समान है। तो इस संधि पर आने वाली धाराओं का इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है। बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, I4 के। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू किसके बराबर है, I4। और अगर वो बीजगणितीय योग वाला निकालो तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 बराबर 0। तो ये इस प्रकार कुछ होगा। इसे यानी किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, यानी समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। इस प्रकार लिखा जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़ा किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ते हैं। ये तो प्रथम नियम था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई संख्यात्मक वैल्यू दी जाए तो क्वेश्चन आप कर सॉल्व कर सकते हो। अब है किरचॉफ का द्वितीय नियम, समझ में आ रहा है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम देखो। किरचॉफ का प्रथम नियम के बाद है किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, दूसरे नियम, यानी जिसे आवेश संरक्षण या दूसरे किस नाम से जाना जाता है, संधि का नियम भी कहते हैं इसे। अब दूसरे नियम को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहा जाएगा। अब है किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो देखना किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार लोक नियम या वोल्टेज नियम से भी जाना जाता है, इसे लोक का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप में होने वाले विभव परिवर्तन का साधारण बीजगणितीय योग शून्य होता है। साधारण, उसमें तो धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसमें विभव का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। ये नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगर डायरेक्ट पूछा जाता है किरचॉफ का कौन सा रूल है वो ऊर्जा संरक्षण पर, तो ऊर्जा ये। आवेश संरक्षण पर पूछा जाए तो किरचॉफ का प्रथम नियम। फिर यदि किसी बंद लूप में n लूप है तो n के नियम के स्वतंत्र समीकरणों को n-1 होगी। स्वतंत्र समीकरण पूछ ली जाए तो n-1। अब वोल्टता का नियम या बंद लूप का नियम भी कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। संधि पर प्रथम नियम लागू होगा। शाखाओं में धाराओं का मान व दिशा नियत, लूप में चलने वाली दिशा नियत रखे। धारा की दिशा में चलने IR, धारा के विपरीत दिशा में चलना, यानी धारा की दिशा में चलना है तो -IR करना है और धारा की विपरीत दिशा में चलना है तो प्लस। फिर देखना है सेल या बैटरी के चलने वाले टर्मिनलों का चिन्ह, तो विद्युत क्षेत्र के यानी प्लस की ओर होगा। अगर ऋणात्मक है तो, और धनात्मक है तो E2 या E1 जो भी दे रखा है। अब कथन दे रखा है इस दूसरे नियम का, विद्युत परिपथ में बंद लूप में विभिन्न अवयवों का विभव पतन का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, दूसरा दे रखा है IR, ये किसके बराबर होगा, V के बराबर ही होगा। तो ये लिखो किसके बराबर होगा, EK, समेशन ऑफ EK, समेशन, सॉरी हाँ यही होगा, IR माइनस समेशन ऑफ E इक्वल टू 0, ध्यान में रखना। फिर उसके आगे क्या, उसके आगे हम वेट स्टोन ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट। वेट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, वेट स्टोन ब्रिज। इसके क्वेश्चन सोल्व कर लेना, नहीं होता तो कमेंट में आप बता सकते हो, मैं करवा दूंगा। फिर आगे हैं वेट स्टोन ब्रिज, वेट स्टोन ब्रिज या सेतु किसे कहते हैं देख लेना, वेट स्टोन ब्रिज। अब इसमें कुछ लूप बनेंगे, किस प्रकार इसका सिद्धांत होगा वो आपको मैं बता रहा हूँ, सुन लेना।
व्हीट स्टोन हेतु चार प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग एक अज्ञात प्रतिरोध का मान अन्य तीन प्रतिरोधों की मदद से ज्ञात करने में किया जाता है। यहाँ ए बी बी सी तथा इसके अनुपातिक भुजा ए सी व बी डी को संयुग्मी भुजाएं मानते हैं। तो मैं पहले आपको चित्र बना के बताता हूँ कि किस प्रकार क्या क्या आपको बनाना है। तो देखना, इसमें क्या होता है कि तीन प्रतिरोधों से चौथे प्रतिरोध की वैल्यू निकाली जाती है। तो देखना किस प्रकार कौन सा, तो चार प्रतिरोध होंगे, किस प्रकार तीन के मान दिए होंगे का पूछा जाएगा, जो भी व्हीट स्टोन सेतु देख लेना। व्हीट स्टोन सेतु में पहले तो चित्र बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं, एक अच्छा सा चित्र, इसमें चार प्रतिरोध लगाए, तो चार प्रतिरोध लगा देते हैं। चार प्रतिरोध लगाते हैं, R1 और R2, R3 और R4। फिर क्या करते हैं, इसको किसी परिपथ से जोड़ेंगे। इसको किसी परिपथ से जोड़ते हैं तो यहाँ पर कोई बैटरी लगाई जाएगी, प्लस माइनस इन उल्टा लिख दिया है, प्लस से माइनस की। यहाँ से कोई आई प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर I4 होगी, कौन सी होगी, I4। और यहाँ पर I2, यहाँ पर I1, यहाँ पर I3। फिर इन दोनों को मिलाने पर यहाँ पर कोई एक्स प्रतिरोध मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स प्रतिरोध। और धारा क्या होगी, इनके मध्य धारा, तो ये इस तरफ आ रही है, संधि पर धाराओं का किरचॉफ का नियम लगाएंगे। किरचॉफ के नियम से क्या होगी, I1 माइनस I3, कुछ इस प्रकार होगी। अब आगे देखेंगे क्या क्या होगा। एक लूप है ABCD, पहले इसको नामांकित करेंगे ABC और D। लूप ABCD, पहला क्या है, लूप ABCD में, लूप ABCD में क्या है, VA इज इक्वल टू या VA माइनस I1 R1 माइनस X I1 माइनस I3, यानी वो ये देखना है I3। फिर क्या होगा, I2 R2। फिर क्या होगा, इजिकल टू किसके बराबर होगा, VA के बराबर। समझ में आ रहा, VA के, ये बराबर होगी। फिर धाराएं क्या होगी, माइनस के I1 R1 माइनस X I1 X I1 प्लस X I3 प्लस I2 R2, ये बराबर 0। समीकरण 1 दे देंगे इसको। क्या देना है, समीकरण 1। फिर कोई बंद लूप है, सॉरी ये ABCD नहीं होगा, ADBA, ये होगा ADBA। दूसरा लूप कौन सा है, लूप DCBD में, DCBD में, यानी एक बार ये लूप दिया गया, एक दूसरी बार ये लूप। तो इसमें देखना है VD बराबर क्या होगा, VD बराबर या VD माइनस R3 प्लस I4 R4 प्लस X I1 माइनस I3 बराबर VD, कुछ इस प्रकार होगा। फिर इसको कोष्टक वगैरह खोलने पर क्या होगा, R3 माइनस I3 प्लस I4 R4 प्लस XI1 माइनस XI3 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। I4 इजिकल टू, I4 किसके बराबर होगा, I4 ये किसके बराबर होगा, ये होगा I1 प्लस I2 माइनस I3 I4। तो I4 बराबर
I4 बराबर क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 माइनस I3, इस प्रकार लिखेंगे। तो मान रख देना है, क्या होगा, माइनस के R3 I3 प्लस R4 I4 सॉरी I1, फिर I2 R4 माइनस I3 R4, फिर क्या होगा, प्लस XI1 माइनस XI3 इज इक्वल टू 0। फिर संतुलन स्थिति में क्या होगा, फिर आती है एक संतुलन स्थिति, संतुलन स्थिति क्या होगा संतुलन स्थिति में, I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, I1 बराबर I3, इस प्रकार लिखा जा सकता है। I1 यानी I2 बराबर I4, ये भी लिखा जा सकता है। I4 बराबर किसके, I1 प्लस I2 माइनस I3, समीकरण नंबर 3 दे दिया गया, समीकरण 3 दे दिया गया, या इसको समीकरण 3 नहीं देंगे, अभी आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने पर इसका मान रख दिया गया है, I1 R1 बराबर किसके होगा, प्लस I2 R2 बराबर 0, इसे समीकरण नंबर 3 देना। और इसके बाद एक और आता है, माइनस के R3 I3 प्लस I4 R4 बराबर 0, इसे समीकरण नंबर 4 देना। समीकरण 3 में 4 का भाग देना। अब क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 3/4, तो समीकरण 3 में I2 R2 बटे हुए I4 R4 बराबर किसके, I1 R1 बटे I3 R3। फिर समीकरण 5, इसको क्या देना है, पहले समीकरण 5 में देना है। समीकरण 5 से क्या करना है, समीकरण 5 से दर्शाने पर आएगा I2 R2 बटे I2 R2 बटे I2 R4 बराबर किसके होगा, I1 R1 बटा I1 R3 के। फिर यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिलेगा क्या, R1 बटे R3 कैसे मिलेगा, R1 I1 से I1 गया, I2 से I2, R1 बटे R3 बराबर R2 बटे R4, यही मिलेगा, या R1 बटे R2, या फिर क्या लिख सकते हो दूसरा, या अथवा R1 बटे R2 बराबर R4 या R3 बटे R4। ये फाइनल रिजल्ट आया व्हीटस्टोन ब्रिज का। और ये किससे याद होता है, उसी पर आधारित है, इसके किरचॉफ के नियम को काम में लिया गया है इसमें भी सारा सब कुछ। अब कुछ सुनो, व्हीटस्टोन सेतु जब धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाता है, तो धारामापी से होकर कोई धारा प्रवाह नहीं हो तो संतुलन में कहा जा सकता है, संतुलन में Vp बराबर Vd P अपॉन Q R बराबर S, यानी इनको प्रतिरोधों को P Q R S माना गया है। फिर दूसरे से फिर इस प्रकार किया गया है, तो आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके कार्य या उपयोग पढ़ते हैं। इसका उपयोग ज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किया जाता है, इसके द्वारा तार की प्रतिरोधकता भी याद की जाती है। फिर किसी घन का प्रतिरोध निकालना है, आपको क्या निकालना है, किसी घन का प्रतिरोध, तो घन में कितनी, यानी घन का प्रतिरोध निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 5/6 R के बराबर होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 5/6 R के बराबर। फिर उसके बाद देखेंगे क्या, मीटर सेतु, उसके बाद क्या देखेंगे, मीटर सेतु। मीटर सेतु में प्रतिरोध तार AC 100 सेंटीमीटर लंबा होता है, संयोजक बिंदु की स्थिति परिवर्तित करके सेतु को संतुलित किया जाता है। संतुलन या सेतु के संतुलन की अवस्था को AB बराबर 1 BC बराबर 100 - 1, तब क्या होगा, जो भी होगा देख लेना किस प्रकार लिया जाता है। यह तो था व्हीटस्टोन बेटू सेतु। अब है मीटर सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज था ये,
अब है मीटर सेतु किस प्रकार है, क्या क्या है देख लेना। धारा है, बहुत अच्छा चैप्टर है, समझ में आने लायक चैप्टर है। इतने चैप्टरों में पहले अभी तो धारा धारा है, बहुत ही शानदार है, बिल्कुल लाइट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और समझने की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, दैनिक जीवन में काम में आने वाले। अब मीटर सेतु की बात कर लेते हैं। तो मीटर सेतु में क्या होता है, मीटर सेतु का एक चित्र बना लेते हैं। मीटर सेतु का क्या, एक चित्र बना लेते हैं किस प्रकार। ए, ए से इस बिंदु से बाद में बी। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार ऐड कर देना, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार, और यहाँ से फिर किस प्रकार, इस प्रकार बना देना। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स डाल देना। क्या डालोगे, रेजिस्टेंस या आर डॉट रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पर कुछ ऐसे जोड़ देना। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर किसी बैटरी से कनेक्ट कर देना। बैटरी से कनेक्ट, यहाँ पर कोई कुंजी लगाओगे, कुंजी लगा देने के पश्चात ये आपका बनकर तैयार। संतुलन की अवस्था निकालनी है, तो आप संतुलन अवस्था इसको तो एल मान सकते हो, और इसको 100 माइनस है, ये किसके बराबर है, बाकी शेष। टोटल लंबाई 100 सेंटीमीटर लंबा तार लिया जाता है इसमें। फिर इसकी बनावट है, आपको 1 मीटर लंबा तार ए बी के मध्य स्थित करना है, जिसका प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए। बिंदु ए और बी पर तांबे की पत्तियां लगी होती है, अर्थात इसमें 3 तांबे की पत्तियां स्थित है। पहली व दूसरी पत्ती के टर्मिनल से प्रतिरोध बॉक्स या रेजिस्टेंस बॉक्स बोला जाता है आरबी, तथा दूसरी व तीसरी पत्नी के बीच यहाँ पर प्रतिरोध एस जोड़ रखा है। प्रतिरोध क्या, एस जोड़ रहा है। मध्य वाली पत्ती के मध्य टर्मिनल से क्या जोड़ा गया है, गैल्वेनोमीटर। मध्य वाली पत्ती से यहाँ पर कोई गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है इस बिंदु पर, समझ में आ रहा है। टर्मिनल से कोई जी जुड़ी रहती है, जी के सिरे से जहाँ की जे से संयोजित रहती है। एक भी बिंदु एक बैटरी जुड़ी होती है, ऐसे उच्च ताप या उच्च विभव होता है, तथा बी सिरे पर निम्न विभव होता है। फिर इसका सिद्धांत है, फिर इसका क्या है सिद्धांत, किसका, मीटर सेतु का। क्या है देख लेना, मीटर सेतु का सिद्धांत। मीटर सेतु का सिद्धांत क्या है वो पढ़ा। सर्वप्रथम परिपथ को पूर्ण करके विसर्पी कुंजी को ए सिरे से बी सिरे की ओर स्पर्श करवाना प्रारंभ करते हैं। ए सिरे से एल दूरी पर धारा मापी का विक्षेप शून्य प्राप्त होता है, जिससे कि इसकी लंबाई को संतुलित लंबाई कहते हैं। इस लंबाई को क्या कहते हैं, संतुलित। ये व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। ये किसके आधारित है, व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर है। और इसका लास्ट में फॉर्मूला क्या आता है, एक फॉर्मूला है वो भी देख लो। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू सो माइनस एल, एस इज इक्वल टू सो माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, इंटू क्या होते हैं आर। तो ये कुछ फॉर्मूला होता है। एस अज्ञात प्रतिरोध है, एल संतुलित लंबाई है, आर प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध है। इसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध या प्रतिरोधकता याद करने में किया जाता है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में समांतर क्रम का सत्यापन करने में भी। फिर उसके बाद हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कुछ। विभव मापी वे युक्ति है जिसके द्वारा मुख्यतः सेलों का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तथा सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है। दिए गए आंतरिक प्रतिरोध याद करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद है विभव मापी, क्या है इसके बाद, मीटर सेतु के बाद क्या पढ़ते हैं, विभव मापी। देखना किस प्रकार विभव मापी क्या है। विभव मापी एक अत्यधिक सुग्राही उपकरण होता है, जिसका उपयोग प्रतिरोधों में दो बिंदुओं के मध्य विभव ज्ञात करने में किया जाता है। ये एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है। ये क्या होता है, आदर्श आदर्श वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर। ये एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है, क्योंकि
विभवांतर का मापन करते समय स्वयं परिपथ में कोई धारा नहीं लेता है, यानी इसका प्रतिरोध शून्य होता है, जिसके कारण विभवांतर या यथार्थ मापन होता है। यह शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। एक आदर्श वोल्टमीटर जो शून्य विक्षेप विधि के सिद्धांत पर आधारित हो तथा अत्यधिक सुग्राही उपकरण हो विद्युत मापी कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत मापी। फिर उसके बाद है विभव प्रवणता। उसके बाद क्या आती है? विभव प्रवणता। फिर आगे देखेंगे विभव प्रवणता। इसके बाद क्या देखना है? विभव प्रवणता। तो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद मीटर सेतु करते हुए विभव मापी पढ़ लिया है। अब क्या है? प्रवणता। लगभग पाठ खत्म होने वाला ही है। आज तीसरा पाठ छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर भी देखेंगे विभव प्रवणता। क्या देखेंगे? विभव प्रवणता। देखिए क्या है विभव प्रवणता। विभव मापी के तार की एकांक लंबाई का विभवांतर विभव प्रवणता कहलाता है। यह अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है विभव प्रवणता। फिर उसके बाद देखेंगे पर तार की प्रति लंबाई के, यह दूसरी परिभाषा है, तार की प्रति इकाई लंबाई के विभवांतर, प्रति इकाई विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। प्रति इकाई लंबाई यानी तार की प्रति इकाई लंबाई के विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता याद करने के लिए विभव मापी का मानकीकरण करना कहलाता है। विभव प्रवणता बराबर विभव प्रवणता समानुपाती यानी एक्स बोला जाता है। ऐसे समानुपाती होता है तार की लंबाई। इसके तार की लंबाई अधिक होने पर प्रवणता कम होती है। प्रवणता कम होगी। सुग्राहिता समानुपाती विभव प्रवणता समानुपाती लंबाई। फिर विभव मापी के उपयोग। सेल का आंतरिक प्रतिरोध याद करने में किया जाता है। सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करने में किया जाता है। अल्प प्रतिरोध का मापन में भी किया जाता है। एमीटर व वोल्टमीटर का अंशांकन करने में सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना किस प्रकार की जाती है? एक अंक लंबाई के विभव प्रवणता VL बराबर किसके? S के। सर्वप्रथम द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 को बंद करने पर इसमें E1 से धारा प्रवाहित होगी। इस समय संतुलन लंबाई L1 प्राप्त होगी। अतः E1 बराबर XL1 समीकरण 1 दे दिया गया है। अब द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 को खोलकर टर्मिनल 2 व 3 के बंद करने पर धारा सेल E2 से प्रवाहित होगी। E2 इक्वल टू क्या होगा? XL2 समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर E1 अपॉन E2 बराबर किसके बराबर होगा? XL1 अपॉन XL2। X बराबर है विभव प्रवणता। तो E1 बराबर बटा E2 बराबर L1 अपॉन किसके बराबर होगी? L2। अब है आंतरिक प्रतिरोध R ज्ञात करने में। किसके? आंतरिक प्रतिरोध R ज्ञात करने में सर्वप्रथम द्वितीय परिपथ में कुंजी K1 को खुला रखकर सेल के लिए संतुलित लंबाई L1 प्राप्त करते हैं। इस समय सेल से धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो L लंबाई या L1 विद्युत वाहक बल के लिए XL1। अब कुंजी K1 को बंद करते हैं, सेल से धारा प्रवाहित होने लगती है। अब लंबाई L2 प्राप्त होती है और सेल की लंबाई L2 सेल की टर्मिनल वोल्टता V के लिए है। तो क्या प्राप्त होगी? V इजिकल टू XL2 और R इजिकल टू E माइनस V अपॉन V इंटू R। फिर क्या होगा? XL1 माइनस XL2 अपॉन XL2 इंटू R। X कॉमन लेकर X को काट दिया जाएगा तो डायरेक्ट R का मान कितना आएगा? L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ये प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है। फिर है धारा घनत्व Z। इसके बाद क्या आता है? धारा घनत्व। तो देखना धारा घनत्व जिसको J से दर्शाया गया है। किसी चालक के एकांक काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व चालक के किसी बिंदु विशेष का गुणधर्म होता है, चालक का नहीं। J बराबर I अपॉन ए। एकांक काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा, एकांक काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा के धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व चालक के किसी बिंदु विशेष का गुणधर्म होता है। फिर धारा घनत्व मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक, ये सदिश राशि है तो ये मात्रक होता है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर।
विमा होती है A1 L-2, दिशा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में होती है। आई इज इक्वल टू, आई किसके धारा किसके बराबर, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, और इसको सदिश रूप में जे कोस थीटा लिखा जाता है, जे कोस थीटा। फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, धारा घनत्व जे, और प्रतिरोधकता में संबंध, कोई संबंध होता है इन तीनों में, जो कि देखेंगे अभी के अभी। फिर आज इस पाठ को विराम की अवस्था में ले जाएंगे और पाठ हो जाएगा कंप्लीट। आगे चौथा पाठ पढ़ेंगे जो भी है। इनमें क्या सब विद्युत क्षेत्र की तीव्र यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और धारा घनत्व जे, और प्रतिरोधकता में क्या संबंध होता है, प्रतिरोधकता आर बराबर धारा घनत्व यानी एल आर एल रो एल अपॉन ए ये होता है। फिर क्या होगा, आर की जगह वी अपॉन आई भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर रो एल अपॉन ए। फिर क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर वी रखना है, रो आई अपॉन ए इंटू एल ये लिखा जा सकता है, या रो एल आई अपॉन ए को अभी धारा घनत्व जे कहा गया था, समझ में आ रहा है। ई एल इज इक्वल टू आई अपॉन ए रो एल, ई की जगह यानी वी अपॉन एल को क्या लिखा जा सकता है, ई भी लिखा जा सकता है। फिर ई इज इक्वल टू क्या आएगा, जे और रो, ई इज इक्वल टू क्या आएगा, जे रो। फिर है चालकता में संबंध, चालकता और धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र, चालकता और धारा घनत्व में कुछ संबंध होता है वो भी देख लेना। ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई इज इक्वल टू जे रो ई डॉट एल यानी रो बराबर जे, जे बराबर संलग्नता इंटू विद्युत क्षेत्र, ये संबंध इसमें होता है। फिर है ओम के नियम के अपवाद या सीमाएं या कमियां। कुछ पदार्थ प्रारंभ में ओम के नियम का पालन करते हैं परंतु बाद में विचलन दर्शाते हैं। कुछ पदार्थों के प्रवाही धारा वोल्टता की दिशा होती है, दिशा पर निर्भर नहीं होती है, वोल्टता की दिशा बदलने पर धारा की दिशा में परिवर्तन की दर बदल जाती है, ट्रांजिस्टर। फिर उसके बाद कुछ पदार्थों के लिए वोल्टता के एक ही मान पर धारा के मान या विभिन्न मान होते हैं, वो है डायोड वोल्टेज उदाहरण के रूप में। तो ये वीडियो यही समाप्त करेंगे क्योंकि पार्ट आपका है कंप्लीट। कोई भी पार्ट अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।